बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान साबिर शाकिर इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत, 3-4 खबरें आपसे डिस्कस करेंगे। इस वक्त इक़्तिदार की बंदरबांट हो रही है लंदन, यूरोप, अमेरिका, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, इन शहरों में और पाकिस्तान से बाहर इक़्तिदार की बंदरबांट हो रही है। और क्लेम कौन कर रहा है? मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, मरीम साहबा कर रही हैं और वो ऐसी ऐसी तकरीरें कर रहे हैं कि जनाब इक़्तिदार सिर्फ हमारा होगा, अगला इलेक्शन हमने जीतना है और अगला इलेक्शन भी जीतना है। बल्कि यहाँ तक के वो अपनी काबीना का भी ऐलान कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि हमने आके जनरल बाजवा को, जनरल फैज को और हाजिर सर्विस जज साहिबान को, उनको भी ठिकाने लगाना है, उनको भी कैफे किरदार तक पहुंचाना है। जिस जिस जज साहब ने, जिस जिस जर्नैल ने हमारे साथ ज्यादती की है, हम उसको सही उनसे बदला लेंगे और मिट्टी नहीं पाएंगे, बल्कि अब हम फुल फ्लैज आएंगे। ये ऐसे वक्त में ये बातें की जा रही हैं जब अभी तक इलेक्शन अनाउंस नहीं हुआ। तो क्या उनको किसी ने गारंटी दी है मियाँ साहब को या मुस्लिम लीग नवाज को कि आप इलेक्शन जीत चुके हैं और बैलेट पेपर आए ना आए, इलेक्शन हो या ना हो, इक़्तिदार अगला आपका होगा? ये क्वेश्चन अगले इंतखाबात के बारे में वो खुद ही शकूक व शुबहात पैदा कर रहे हैं मियाँ साहब अज खुद। और उन्होंने कल तकरीर करके बता भी दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवालों जवाब जो भी है उन्होंने बता दिया कि जनरल बाजवा और जनरल फैज और को मैं नहीं छोड़ूंगा। और ठीक है, वो माजी में ये काम कर चुके हैं और हो सकता है वो ना छोड़ें अगर उनको वजीर आजम बना दिया गया। लेकिन उनके वजीर आजम बनने के इम्कान बहुत ही है ही नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगा उनके वजीर आजम बनने के इम्कान कम है। उसकी वजह यह है कि जो ग्राउंड पे हकायक हैं, ज़मीनी हकायक जिसको कहते हैं, वो तो कुछ और ही बता रहे हैं और वो इतना भयानक तस्वीर है खासतौर पे पीडीएम के लिए। ना ही मौलाना मुझे इक़्तिदार में आते नजर आ रहे हैं और ना ही मुस्लिम लीग नवाज नजर आ रही है। उसकी वजह बहुत बड़ी क्लियर है कि 2 करोड़ से 2 करोड़ 70 लाख वोटर जो है पिछले 5 सालों में नया आ चुका है, जो कि सारे का सारा नौजवान वोटर है। और नौजवान वोटर जो है वो आपको पता है कि किसके साथ जुड़ा हुआ है, लिहाजा ये इसका दूर दूर तक इसका इम्कान नहीं है। बहरहाल वो ये एक तरफ तो ये है कि हालांकि अभी इलेक्शन नहीं हुआ, अभी इलेक्शन शेड्यूल नहीं आया, लेकिन वो नताइज पहले से बता रहे हैं और अपने आप को वजीर आजम बता रहे हैं। जबकि हकीकत में क्या हो रहा है उसकी तरफ आते हैं। हकीकत में ये हो रहा है कि पाकिस्तान में सख्त तरीन मायूसी है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान का हर तबका, ये कुछ अब सिर्फ ये नहीं है कारोबारी तबका नहीं, कारोबारी तबका भी, तनख्वाहदार तबका भी, मजदूर तबका भी, किसान भी, सब के सब वो कोस रहे हैं पिछले 16 महीने की हुकूमत को। और वो हुकूमत थी जनाब शहबाज शरीफ साहब की और वजीर खजाना थे इसहाक डार साहब, उनको कोस रहे हैं। और वो कहते हैं कि एक दफ़ा हमें मौका मिले वोट डालने का, उसके बाद हम बताएंगे कि क्या है। फिर दूसरा जो कल हुआ, एक तो जुल्म से तुम तो 16 महीनों में जो इन्होंने किया उसकी इंतहा है। जो जुल्म इन्होंने किया है अपने इशारियों पे किया है वो एक इंतहा है, वो कभी भी लोगों के जहनों से, दिलो दिमाग से वो चीज़ मिट नहीं सकती। नंबर 1। नंबर 2, इन ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ इन्होंने बहुत बुरा सलूक किया है और वो भी इनको नहीं भूल पा रहे। वो भी इंतजार कर रहे हैं कि वोट डे आए, इलेक्शन डे आए, फिर हम बताएंगे कि हम कहाँ खड़े हैं। और बहुत सारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो सिर्फ इलेक्शन डे का इंतजार कर रहे हैं और वो यहाँ से उनको जाना पड़ा तो वो वोट डाल के आएंगे और उनके वोटर मौजूद हैं। सिर्फ बैरून मुल्क जो बैठे हैं ये ऐसा नहीं, वहाँ पे जो है उनके भी मौजूद हैं। तो बहरहाल सूरत हाल ये है कि एक अमरीकी सफारतखाने की एक रिपोर्ट आई जिसमें ये बताया गया कि क्योंकि ये कह रहे हैं ना कि हमने जीतना है, तो मैं उसका एक हल्की सी एक रुख दिखा रहा हूँ कि बेरोजगारी, गुर्बत, महंगाई ये तो अपनी जगह पे मौजूद है, पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है, नहीं दिखा रहा तो एक अलग कोई बात है। आप किसी भी घर में जाएं, नॉक करें और दरवाजा पूछ लें कि जनाब आपने क्या करना है, आपका वोट किसका है, तो आपको बता देगा। आप किसी बिल्डिंग में चले जाएं जो ज़ेरे तामीर है, वहाँ पे मजदूर काम कर रहे होंगे, मिस्त्री काम कर रहे होंगे, मुख्तलिफ लोग आए हों, उनसे पूछ लें, 20 आदमियों से पूछ लें, 25 आदमियों से पूछ लें, आपको पता चल जाएगा कि ये वोट किसका है। तो इसलिए लोग इंतजार कर रहे हैं और मियाँ साहब कहते हैं कि नहीं जनाब मैं तो वजीर आजम हूँ। बहरहाल ये तो चलता रहेगा। तो अमेरिका, सिर्फ अमरीकी सफारत खाने की रिपोर्ट है कि 2024 तक उनकी अपॉइंटमेंट्स बुक थी, 2024 तक, क्योंकि वीज़ा लेने जाते हैं आप तो उसमें अमेरिका का कोई तरीकाकार है। जो फर्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको जाना पड़ता है, फिजिकली इंटरव्यू देना पड़ता है, फिर उसके वो इंटरव्यू टाइम डेट फिक्स होती है, अपॉइंटमेंट होती है। तो वो 2024 तक की बुकिंग आई हुई है उनके पास। अब उसको वो कह रहे हैं कि हम कम कर रहे हैं ज़रा 2024 वालों को, क्योंकि अब हमने कौंसलेट खाने और दीगर खोल दिए हैं, कराची, लाहौर, उधर भी, पेशावर भी, तो लिहाजा अब वो तकसीम हो जाएगा तो मुख्तलिफ शहरों में इंटरव्यूज होंगे, तो हम उसको कम कर रहे हैं। तो उनकी अदाद शुमार के मुताबिक भी तकरीबन मैं आपको बता रहा हूँ कि
हर महीने लाख सवा लाख जो है वो जा रहा है पाकिस्तानी बाहर। और अगर इसको हम तकसीम करें तो 4000 डेली बनता है। अगर 1,20,000 भी एक महीने में जा रहा है तो ये 4000 डेली बनता है। 4000 डेली पाकिस्तानी जो है वो मुल्क छोड़ के जा रहा है। ये तो एक आम पढ़ा लिखा प्रोफेशनल लोग हैं, उसमें लेबर क्लास भी, लेकिन मोस्टली प्रोफेशनल्स हैं, पीएचडी हैं, मास्टर्स हैं, आईटी के लोग हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, इंजीनियर्स हैं, ये सारे के सारे डॉक्टर्स हैं। तो ये लॉस हो रहा है हमारा। और उसके बाद निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं तो क्या हुआ, तो उनको शायद अंदाजा नहीं है कि इसका मतलब क्या है। ये सारे जो लोग उड़ के जा रहे हैं, फ्लाई कर रहा है। दूसरी जानिब हमारे जो कारोबारी लोग हैं, ताजर हजरात हैं, वो अपना फैक्ट्रियां, अपना माल, अपना सरमाया वो बाहर लेके जा रहे हैं। और उनकी पसंदीदा जगह यूएई है और बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मगरबी ममालिक हैं, अमेरिका, बरतानिया, यूरोप है, तो वो उस तरफ रुख कर रहे हैं। तो ये तो जनाब हमारी, और ये सारा कुछ इसलिए कर रहे हैं कि गैर यकीनी की सूरत हाल है और एतमाद उठ गया है। नंबर 1 ये एतमाद उठ गया है। और एतमाद इसलिए उठा है कि हम 5 साल कहते हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब करप्ट हैं, उससे पिछले 5 साल कहते हैं कि जरदारी साहब करप्ट हैं, उससे पिछले साल कहते हैं कि ये सारे करप्ट हैं, फिर उनके साथ एनआरओ करके उनको वापस मुसल्लत करते हैं। फिर अगले 5 साल अब जो कह रहे हैं, कहते हैं इमरान खान साहब करप्ट हैं। वो सिर्फ करप्ट ही नहीं है बल्कि वो गद्दार भी हैं, वो बागी भी हैं, और वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उनको तो सजा होनी चाहिए। तो हम ये करते हैं कि ब्रीफिंग्स में जो कुछ बताया गया, हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने उनको सोचना चाहिए कि अब लोगों के, क्योंकि अब पहले टीवी सिर्फ पीटीवी होता था और इसलिए लोगों को नहीं पता चलता था कि जनाब आपने क्या ब्रीफिंग दी और क्या नहीं दी। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल मीडिया का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, अखबारात का ज़माना है। वो बात जो है ट्रैवल करती है, एक सेकंड में दुनिया के तुल अर्ज में फैल जाती है। एक ट्वीट किया जाता है, आप एक डिजिटल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहीं भी आप कोई छोटा सा मैसेज, टिकटॉक पे करते हैं, एक छोटा सा मैसेज छोड़ते हैं, वो पूरी दुनिया में फैल जाता है। लिहाजा अब वो चीज़ नहीं रही, और बजाय इसके कि इस सूरत हाल को काबू किया जाए तो बंदरबांट हो रही है इक़्तिदार की, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने तौर पे एक काम कर रही है और वो अपने लिए लेवल प्लेइंग फील्ड तलाश कर रही है। तो इस तरह अब एक और भी जस्टिस काजी फैसल साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने थे, उनके फिर भी डिपेंड किया जा रहा था, लेकिन जो पहला दिन था उनका वो कोई अच्छा नहीं गुजरा, और जो कुछ वो चाह रहे थे वो नहीं हो सका। लिहाजा केस एडजेंट करना पड़ा, 25 सितंबर तक जवाब मांगे गए और 3 अक्टूबर तक एडजेंट करना पड़ा। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि आगे इंपॉर्टेंट पिटीशंस आनी है। इसी तरीके से एक और आपको बता दूं कि इम्पोर्टेंट खबर इस हवाले से है कि कैदियों के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने तहरीर किया है। इसमें उन्होंने ये कहा है कि मुल्क भर की जेलों में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, और इन संगीन खिलाफ वर्जियों की वजह से जेलों में गुंजाइश से ज्यादा कैदी रखे हुए हैं, और वहाँ पे आईनी हकूक जो है वो भी मुमकिन नहीं है उनकी, और उनके जो कैदियों के बतौर इंसानी हकूक होते हैं वो उनको प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं। और जेलों में अदम सहूलियात का शिकार अफराद की अक्सरियत गरीबों की है, और गरीब लोगों को रियासत भी सस्ते और फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए किरदार अदा नहीं कर रही, और फौजदारी निज़ाम बासर अफराद के हाथों कमजोरों के इस्तेसाल और इंसाफ की अदम फराहमी की इजाज़त देता है। इसलिए कैदियों की भी आज़ादाना नक्ल हरकत जो है वो बनती है, उनके भी हकूक हैं। इसलिए कैदियों को प्रोबेशन पे, वो कहते हैं कि प्रोबेशन पर रिहाई जो है वो दी जानी चाहिए। प्रोबेशन पर रिहाई इससे होती है कि जो हल्के फुल्के संगीन जराइम में मुलव्वस नहीं होते उनको लोग जो है वो पे करके उनको लेके जाते हैं, उनको प्रोबेशन पर रिहाई मिलती है, और वो कोई ना कोई, ये मजदूर लोग ही हैं, वो बाहर भी वो काम कर सकते हैं जो कि अंदर कर रहे होते हैं। इस तरीके से उन्होंने कहा जी कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला प्रोबेशन पर रिहाई के कवानीन का फ़ाल होना यकीनी बनाएं। ये एक अच्छी है, क्योंकि मैं तो ये कहूँगा कि ये प्रोबेशन पर रिहाई तो ठीक है, लेकिन जो 15,000 सियासी कैदी हैं उसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए हमारी आला अदलिया को कि 15,500 सियासी कैदी हैं, उनको रिहा करवाएं, और फिर इमरान रियाज खान साहब हैं उनमें शामिल हैं, वो भी होने चाहिए। बहुत सारे लोग लापता हो चुके हैं, बहुत सारे सियासी रहनुमा लापता हो चुके हैं, ये पहले कभी नहीं हुआ था। पहले इलाका गैर होते थे, इलाका गैर में तो लोग लापता हो जाते थे, लेकिन इस तरीके से इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, यहाँ से लोगों का गायब होना ये एक अफसोसनाक खबर है, अफसोसनाक बात है, कोई अच्छी नहीं है। पाकिस्तान की तस्वीर अच्छी नहीं मिल रही, क्योंकि ये जब अखबारात में खबरें छपती हैं तो ये पूरी दुनिया में जाती हैं, पूरी दुनिया से फिर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो इनको पिक करती हैं, वो पिक करके फिर अपने आदाद शुमार
तैयार करती हैं और उन आदाद शुमार के मुताबिक उस मुल्क को दिया जाता है, रेटिंग दी जाती है। तो हमारी रेटिंग इस वक्त कहाँ खड़ी है, ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं और हमारी रेटिंग आलमी सतह पे किस लेवल की है। हम निज़ाम इंसाफ में बहुत पीछे हैं, जमहूरियत में पीछे हैं, आइन की बालादस्ती में पीछे हैं, कानून की हुक्मरानी में पीछे हैं, मीडिया की आज़ादी में पीछे हैं। हर जगह से हम पीछे ही पीछे, यानी कि शिकस्त खुर्दगी की तरफ जा रहे हैं और जवाल की तरफ जा रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है जी। तो वापस आते हैं कि असल में अब होना क्या है और ये किस तरफ का रुख किस तरफ बैठेगा। तो एक और खबर आपको मैं बता दूं कि एक कल मियां इबाद फारूक का जो बेटा है वो कमसिन बेटा 8 साल, उसकी डेथ हुई थी। तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया गया कि जी इसको इसकी बच्चे की लाश को, बच्चे की मौत को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता शुक्र है कल मैं मेहर बुखारी साहब का प्रोग्राम देख रहा था, उसमें उन्होंने उनके चचा को बुलाया हुआ था। इसी तरीके से एक और प्रोग्राम भी देखा, उसमें भी और कुछ जिक्र हुआ उमर फारूक का और उसकी वफात किन हालात में हुई, वो सारे का सारा जिक्र हुआ। उनके चचा बिल्कुल ओपनली बता रहे थे। उनकी मैंने दादी का इंटरव्यू सुना, उनकी दादी बता रही थी कि हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है और ये पंजाब पुलिस बाकायदा दंदनाते हुए आती थी और वो करती रही है, सारा कुछ करती रही है। और फिर उनके साथ दूसरी जानिब एक और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ गई है। कुछ ने कहा कि ये बहुत पहले से बीमार था, उसके चचा ने बताया कि नहीं ऐसा नहीं है, पहले बिल्कुल ठीक था, लेकिन वो एग्जाम स्कूल में भी जाता था तो वो बाबा बाबा करता था। और लास्टली जो इत्तेफाक हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ, उनका जो वहाँ एडमिट थे और वहाँ इलाज चल रहा था, लेकिन जब पता चला कि ये सोशल मीडिया पे जब पता चला कि ये मियां इबाद फारूक का बेटा है, तो वहाँ पे भी रवैया अफसोसनाक था और वो भी उन्होंने उसका भी जिक्र किया, शिकवा किया। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये मेरा ख्याल है कि हमें काफ़ी पीछे लेके जा रही हैं। और इन हालात में अगर मुस्लिम लीग नवाज ये कहेगी कि वो हुकूमत बनाएगी और इलेक्शन जीतेगी और वज़ीर आज़म वो होंगे, तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा कोई अहमक हो नहीं सकता इस अहमकाना अंदाज में अगर कोई सोचता है तो बहरहाल दूसरी जानिब फैसलवाड़ा हैं, वो रोज़ आते हैं, वो आके खौफनाक तस्वीर पेश करते हैं। वो कहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता जनाब कि हम इनको आने देंगे और ये हुकूमत बनाएंगे, और ये हो नहीं सकता क्योंकि इन्होंने ही तो मुल्क बर्बाद किया है। तो देखते जाइए जी। तो शहबाज शरीफ साहब पे नज़र रखिएगा, वो अभी भी अपने आप को फिट करार दे रहे हैं वज़ारत उज़्मा के लिए, और नवाज शरीफ साहब तो धोखा है, उनको तो दिखावे के लिए धोखा दिया जा रहा है, उनको बुलाया जा रहा है पाकिस्तान में, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको अगर कुछ मिलेगा तो शायद बर्रियत मिल जाए, इससे ज़्यादा शायद कुछ भी ना मिले। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।